नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको कोई खबर नहीं सुना रहे हैं। आज मैं खुद एक खबर हूं और एक ऐसी खबर जिसे गढ़ा गया, फैलाया गया, उछाला गया और फिर सच के सामने जैसे ही वो खबर आती है तो उसे तेज़ी से दबाने की कोशिश की गई। 6 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे मैं शायद ही ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसी दिन विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी। एक ऐसी खबर जिसने मेरे नाम, मेरी पहचान और मेरी मेहनत और मेरे वर्षों की पत्रकारिता पर एक ही झटके में सवाल खड़ा कर दिया। खबर क्या थी कि मैं एक फर्जी पत्रकार हूं, कि मैंने फर्जी दस्तावेज़ के सारे स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान हासिल किया। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उपखंड स्तर पर मुझे 15 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया। कब? 15 अगस्त 2024 को मुझे सम्मानित किया गया था, जबकि मेरे ऊपर मुकदमा 6 फरवरी 2026 को होता है। यानी सम्मानित होने से लेकर मुकदमे के बीच में जो कालखंड होता है वह 17 महीनों का एक गैप पड़ा था। और ये लोग 17 महीने तक कुछ भी नहीं कर रहे थे और 18वें महीने में जैसे ही उनके दिमाग में उनके मानसिक जो विचार है उन्होंने ज्वलित हुए तो उन्होंने सीधे ही मुकदमा दर्ज किया और करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सोचिए, जिस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष किया, उसके लिए इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है कि उसे ही झूठा, फर्जी और धोखेबाज साबित करने की कोशिश की जाए। उस दिन जब ये खबर छपी थी तो सिर्फ एक खबर नहीं थी और बल्कि मेरे एक आत्मसम्मान पर एक हमला हुआ था। मेरे परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। मेरे जानने वाले लोगों के मन में सवाल खड़े हो गए थे और सबसे बड़ी बात, मेरे भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ था जिसे मैं शब्दों में बयां करना आसान भी नहीं समझता हूं। लगातार फ़ोन की घंटियां बज रही थी उस समय जब ये खबर छपी थी। सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे। हर कोई पूछ रहा था कि क्या ये सच है, क्या आप वाकई में फर्जी पत्रकार है, क्या आपके पास कोई डिग्री नहीं है। और मैं हर बार एक ही जवाब दे रहा था, नहीं, ये झूठ है, ये साजिश है और मेरी छवि को खराब करने की एक सोची समझी चाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी को बदनाम करना इतना आसान हो गया है? क्या किसी की वर्षों की मेहनत को एक झूठी खबर से खत्म किया जा सकता है? क्या पत्रकारिता का मतलब अब सिर्फ सनसनी फैलाना रह गया है या केवल बदनाम करना रह गया है? उस वक्त मैंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। उस वक्त कई लोगों ने मुझे फर्जी पत्रकार कह कर के संबोधन किया था। आपको पता होगा कि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन में मेरे ग्राउंड ज़ीरो की आग उगलती खबरों ने कई लोगों ने सराहा था और कईयों ने उस पर कटाक्ष किए थे। जिन लोगों ने कटाक्ष किए थे उन्हें एक संजीवनी मिली थी और वो ये थी कि 6 फरवरी 2026 के दिन मेरे फ़ोटो के साथ में मुझे फर्जी पत्रकार बताया गया था। तो उन लोगों के लिए इससे बड़ी क्या संजीवनी हो सकती है और मेरे लिए इससे बड़ा क्या धक्का हो सकता है। लेकिन उस वक्त लोगों ने अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए थे। न जाने किन किन लोगों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजे। कुछ लोगों ने मुझे सराहा ज़रूर था और ऐसे सकारात्मक लोगों को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कईयों ने यह भी कहा कि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि ये ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन कईयों ने उस समय कहा था कि हमें पहले ही मालूम था कि ये करने वाले हैं। और आज हम उसी पिक्चर का क्लाइमैक्स बताने के लिए सामने खड़े हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि सच है वो छुपता नहीं है, देर से सही लेकिन ज़रूर सामने आता है। और आज वही सच आपके सामने आ चुका है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और हर एंगल से हर दस्तावेज को परखा, हर दावे को जांचा गया, हर रिपोर्ट को देखा गया और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आया वो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि मैं फर्जी पत्रकार नहीं हूँ। मेरे पास वैध दस्तावेज है, मेरे पास पत्रकारिता का अनुभव है और मैं पूरी तरह नियमों के अनुसार पत्रकारिता करता हूं। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआर रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश कर दी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि मनोज कुमार नाम का व्यक्ति एक वैध पत्रकार है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब सच यही था तो झूठ किसने फैलाया था और क्यों फैलाया था और क्या मकसद था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर एक साजिश थी कि इसे जड़ से ख़त्म किया जाए? क्योंकि जिस तरह से एक ही दिन में अलग अलग खबरों में एक ही जैसी खबर छपी
और वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती हैं कि सारे अखबारों में एक तरीके की फर्जी खबरें क्यों चलती है। क्या बिना तथ्यात्मक जांच के किसी की तस्वीर को छाप देना, उसका नाम लिख देना और उसे फर्जी करार देना पत्रकारिता है, या फिर उसे किसी एजेंडे का हिस्सा भी था? क्या किसी विशेष ग्रुप ने मिलकर के मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? ये भी सवाल है। और अगर ऐसा है तो क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, या फिर समाज में ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरीके की साजिशों का शिकार बनते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? और उस वक्त जो मानसिक तनाव मैंने झेला, जो पीड़ा मैंने महसूस की, जो अपमान मैंने सहा, क्या उसका कोई हिसाब है? क्या उन लोगों को इसका कोई अंदाज़ा है जिन्होंने सिर्फ एक खबर छापकर मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या उन्हें पता है कि जब एक खबर ने मेरे जीवन पर इतना असर डाला तो मेरे परिवार पर क्या बीतती होगी, मेरे दोस्तों पर क्या बीतती होगी, और मेरे उन करीबी लोगों पर किस तरीके से क्या बीतती होगी, और उन्होंने किस तरीके से क्या झेला? शायद इसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें सच का एहसास होता तो वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब सच आपके सामने है और ये न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब सवाल सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि उस पत्रकारिता के मूल्यों का है जिनके नाम पर कुछ लोग मनमानी कर रही हैं। और क्या पत्रकारिता का मतलब किसी की छवि को खराब करना है? क्या बिना प्रमाण के आरोप लगाना सही है? क्या टीआरपी या सनसनी के लिए किसी की ज़िंदगी से खेलना जायज़ है? और ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल हर उस व्यक्ति के हैं जो सच में पत्रकारिता को एक जिम्मेदारी मानता है। और अब जब पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है, जब अदालत में सच्चाई रखी जा चुकी है, तो उन लोगों को अब जवाब देना होगा जिन्होंने ये झूठ फैलाया था, जिन्होंने एक ये नैरेटिव गढ़ा था। अब उन्हें कोर्ट में आकर के ये कहना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उन्हें ये भी बताना होगा कि उनके पास क्या सबूत थे, और अगर नहीं थे तो उन्होंने इतनी बड़ी खबर गलत कैसे छाप दी। यानी कि अब ये मामला सिर्फ एक खबर का नहीं रहा, ये मानहानि का मामला बन चुका है। और मानहानि सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये उस दर्द का नाम है जो एक इंसान तब महसूस करता है जब उसकी इज्जत को बेवजह कुचला जाता है, और ऐसे गिद्धों के द्वारा कुचला जाता है जो इस ऐसे असामाजिक तत्व बन करके समाज के भीतर रहते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम अब किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, और कानून के तहत उन्हें हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसे न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी अब करने वाले हैं, क्योंकि सच के साथ खड़े होने का साहस अगर आपके पास है तो न्याय देरी से मिल सकता है, लेकिन अगर मिलता है तो वो छप्पर फाड़ के मिलता है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब यही अदालत में लोग खड़े होकर के कहेंगे कि हमसे गलती हो गई। यानी यही गिद्ध की टोली न्यायालय में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट के सामने दोनों कान पकड़ कर कहेंगे हमसे गलती हुई है और हमें माफ़ कर दीजिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि कानून इस तरीके से इन्हें बुलवाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ माफ़ी से वो नुकसान भर पाएगा जो मुझे हुआ? क्या वो मानसिक तनाव, वो अपमान, वो पीड़ा, वो बदनामी, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। ये एक टीश रहेगी ज़िंदगी में, लेकिन एक बात ज़रूर होगी कि एक मिसाल कायम होगी कि अगर आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, और सबसे महत्वपूर्ण उसे हराया भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं आज सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खबरों पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखिए, समझिए और सवाल कीजिए, क्योंकि हर छपी हुई चीज़, हर छपी हुई बात सच कभी नहीं होती, और हर आरोप सही नहीं होता। और अंत में मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो मैंने उस दिन कही थी, पिक्चर अभी भी बाकी है, वो सच में बाकी है, लेकिन अब पिक्चर का क्लाइमैक्स आपके सामने आ चुका है। और इस क्लाइमैक्स में जीत सबकी हुई है, न्याय की हुई है, और उसी विश्वास की हुई है जो मैंने खुद पर रखा। और ऐसे गिद्ध आपके पास में खड़े होंगे और आप भी उनसे सावधान रहिएगा। उस वक्त मैंने जीवन से जुड़ी एक छोटी और गहरी बात पर प्रकाश डाला था। आज वही बात आपको इस बिंदु से जोड़कर दोबारा बता रहा हूँ, तो इसे ज़रूर सुनिए। फिर में आप देख रहे हैं कि एक मासूम बच्चा ज़मीन पर बैठा हुआ है, थका हुआ है, शायद वह भूखा भी है, शायद वह डर से सहमा हुआ भी है, लेकिन अभी भी जीवित है।
और ये हकीकत की तस्वीर है, किसी पत्रकार के द्वारा शायद लीबिया और सीरिया से ली गई है। और ये लड़का अभी भी सांस ले रहा है, ये बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, अभी पूरी तरीके से ये टूटा नहीं है। और ठीक उसके पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ा है एक गिद्ध, बेहद शांत, स्थिर और नजरें गड़ाए हुए। वे हमला नहीं कर रहा है, वह शोर नहीं मचा रहा है, वह दौड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि गिद्ध कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वह इंतजार करता है और उसे पता है कि हमला कब करना है। और जब सामने वाला बिल्कुल असहाय हो और जब वह उठने की स्थिति में नहीं रहे, जब वह प्रतिरोध करने की ताकत खो दें, और यही दृश्य, यही मानसिकता और यही सोच आज हमारे समाज में भी दिखाई देती हैं, आज हमारे सिस्टम में भी दिखाई देती हैं, आज हमारे पेशेवर जीवन में भी दिखाई देती है, और आज हमारे मीडिया जगत में भी कुछ तथाकथित लोगों में ही दिखाई देती हैं। मेरी गलती की ताक पर बैठे कुछ लोग, कुछ चेहरे, कुछ समूह, कुछ विचारधाराएं आज भी मुझे ही टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने न मेरे इरादों को देखा, न मेरी नियति को समझा, न मेरी पत्रकारिता को समझा और न मेरे काम को परखा। बस उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी, एक चूक, एक छोटी सी गलती, ताकि वे हाय तौबा मचा सके। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं एक व्यवस्थित पत्रकार हूं, कि मुझे सम्मानित किया गया, बिल्कुल किया गया, क्योंकि मैंने सामाजिक क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। लेकिन वे ये साबित कर सकें कि देखो यही है सच्चाई। लेकिन वे ये भूल गए हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में बहुत कम गलतियां करते हैं, और अगर करते भी हैं तो उनसे सीख भी लेते हैं, झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और ठीक ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ। लेकिन आज इस मंच से, इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको भली भांति पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेड प्लस न्यूज़ आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि रेड प्लस न्यूज़ उन गिद्धों में से नहीं है जो किसी के गिरने का इंतज़ार करें। रेड प्लस न्यूज़ उन लोगों में से है जो जोखिम उठाते हैं, जो सवाल पूछने की हिमाकत रखते हैं और हिमाकत करते हैं, जो सत्ता से टकराते हैं और जो तथाकथित आंदोलनों में जाकर तथाकथित नेताओं से सीधे, तीखे और सनसनीखेज सवाल पूछते हैं। हमने ये दिखाया है और हमने ये साबित भी किया है, और हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये काम भी किया है, और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल निडर रह करके, निष्पक्ष रह करके, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रह करके, पूरी टीम को आत्मविश्वासी बनाकर काम करेंगे। इसलिए दर्शकों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि भ्रामक और दुष्प्रचार से आप दूर रहे, अफवाहों से सावधान रहे, क्योंकि रेड प्लस न्यूज़ आप जैसे कर्मठ, मेहनती और विश्वसनीय दर्शकों के भरोसे पर ही टिका है। और आपके जीवन में भी ऐसे गिद्ध होंगे जो कभी आपको ऑफिस में, कभी आपकी राजनीति में, और कभी आपके रिश्तों में, कभी आपके रूम में भी, और कभी सोशल मीडिया पर आपकी गलती का इंतज़ार करते होंगे। लेकिन इस तस्वीर से सीख यही है कि आप गिरे भी तो भी जिंदा दिखे, थके भी तो भी आप हारे हुए न दिखे, क्योंकि गिद्ध तभी हमला करता है जब उसे लगता है कि शिकार अब उठ नहीं पाएगा, यानी कि शिकार पूरी तरीके से धराशायी हो जाए, तब गिद्ध आक्रमण करता है। अब आपको आज की दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र से आई यह खबर दिल दहलाने वाली है, क्योंकि यहाँ खुशियों के बीच मातम उतर आया, जश्न के बीच जिंदगी हार गई और एक परिवार की हंसी कुछ ही पलों में शिशकियों में बदल गई। वाटेरा गांव की रहने वाली दीपू राजपुरोहित महज 20 साल की अपने ननियाल मोरशी में पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। माहौल खुशियों से भरा हुआ था, संगीत बज रहा था, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और उनके नृत्य पर जम कर के तालियां बटोर रहे थे। और उसी बीच दीपू भी नृत्य कर रही थी और जिंदगी को खुलकर जी रही थी। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये कुछ पल उसकी जिंदगी के आखिरी पल बन जाएंगे। और अचानक नृत्य करते करते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लोग पहले इसे थकान समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति और गंभीर हो जाती है, और फिर जो होता है वो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। दीपू को हार्ट अटैक आता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, जिस उम्र में सपने बुने जाते हैं, जिस उम्र में ज़िंदगी के अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाने होते हैं, और शादी महज 4 महीने पहले हुई है, उसी उम्र में मौत इस तरीके से दस्तक दे दे
तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन जाता है। परिजनों का कहना है कि दीपू पूरी तरीके से स्वस्थ थी, उसे पहले कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वह पहले घूमने गई थी, वह सामान्य जीवन जी रही थी। और यही बात इस घटना को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल पूरे समाज का है कि आखिर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले अचानक क्यों बढ़ रही है। क्या हमारी जीवन शैली इसका कारण है? कल भी ऐसा ही एक मामला चूरू से सामने आया था। क्या हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा तनाव, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, क्या ये सब मिलकर के हमें भीतर से कमज़ोर कर रही हैं? क्योंकि अगर 20 से 22 साल की एक युवती जो पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई देती हैं और नृत्य करते करते अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो सकती हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये एक पैटर्न है, ये एक ट्रेंड है जिसे नज़रअंदाज करना अब खतरनाक हो सकता है। आज युवा देर रात तक जागता है, जंक फूड खाता है, शारीरिक गतिविधियां कम होती है और कम होती जा रही है, मोबाइल और स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, मानसिक तनाव भी पहले से ज़्यादा कहीं दिखाई दे रहा है, सेवा, संयम, सहिष्णुता गायब हो चुका है। और क्या ये सब हमारे दिल पर असर डाल रहा है? विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हार्ट अटैक अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई, ये युवाओं में तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अनियमित जीवन शैली, धूम्रपान, तनाव, अनदेखी स्वास्थ्य की जांच और कभी कभी जन्मजात हृदय संबंधी समस्याएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हम तो अभी जवान हैं, हमें क्या होगा, और यही लापरवाही कभी कभी हमारे जानलेवा साबित हो सकती है। दीपू की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपने दिल की सुने और अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसे यूं ही अचानक खो देना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये घटना हमें और भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे स्वास्थ्य तंत्र में ऐसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने की पर्याप्त तैयारियां हैं? क्या हमारे पास ऐसी योजनाओं में तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध होती हैं? क्या लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि CPR जैसी तकनीकों की जानकारी है? क्योंकि कई बार सही समय पर सही मदद मिल जाए तो जान को बचाई जा सकती है, लेकिन जब जानकारी की कमी होती है तो तैयारियां नहीं होती हैं और हम सिर्फ पछतावा ही कर पाते हैं। आज ज़रूरत है जागरूकता की, सावधानी की और जिम्मेदारी की। हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ये समझाना होगा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि दीपू अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यह कहानी हमें एक संदेश दे के गई है कि ज़िंदगी अनमोल है, इसे हल्के में मत लीजिए, शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए और अपनी जीवन शैली को सुधारिए। समय रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली खबर किसी और की नहीं, हमारे भी हो सकती है। इसलिए सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें और हमेशा एक निरोग जीवन जिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।